लिमिट अगर एल मालूम है तो लिमिट जो है n टेंस टू इन्फिनिटी s1 प्लस s2 अप टू sn और n, इसकी लिमिट भी l ही होती है। अगर sn की लिमिट l है तो इसकी लिमिट भी l ही होती है। ये ऐसे याद रखनी है। ये है कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो हमें प्रूफ तो करना नहीं है इसका। अच्छा, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सत्य हो, यानी कि अगर ऐसा हो कि लिमिट s1 प्लस इसके एडिशन की लिमिट अगर l है तो जरूरी नहीं है कि ये sn इक्वल टू l आ रहा हो। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये भी हमें याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है वो। फिर इसके बाद है कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ये सेकंड थ्योरम है, कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। सेकंड थ्योरम में क्या है कि अगर मान लिया इसकी Sn की लिमिट L है, इफ Sn इज सीक्वेंस सच दैट Sn ग्रेटर देन 0 एंड लिमिट Sn इक्वल टू L, मतलब इसी तरह की है ये भी सेकंड बी थ्योरम। तो लिमिट Sn की वैल्यू अगर L है, इसकी लिमिट अगर L है तो इनके प्रोडक्ट के nth रूट s1 s2 अप टू sn, प्रोडक्ट के nth रूट की लिमिट भी L ही होती है। ये सेकंड थ्योरम है, इसको याद रखना है जरूर। ये काम की है, ये कई जगह हमें यूज करनी पड़ेगी। तो इनके nth रूट की लिमिट भी L ही होती है। ये सेकंड थ्योरम है। अच्छा, फिर थ्योरम 12 है इसमें तो नाम, लेकिन ये भी इसमें ये है कि इफ लिमिट, ये नेक्स्ट थ्योरम है, इसका नाम तो कुछ है नहीं, लेकिन इससे भी कई सारे सवाल हमारे सॉल्व हो रहे हैं। इफ लिमिट Sn प्लस 1 ओवर Sn इक्वल टू L के है, अगर Sn प्लस 1 अपॉन Sn की लिमिट L है, देखो अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी ना भी लिखें तो इसका मतलब, अगर लिमिट लिख रहे हैं केवल, तो इसका मतलब ये इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी साथ में है। तो अगर इसकी लिमिट मान लिया L है तो nth रूट ऑफ Sn, इसे रूट में भी लिखा है इसने, ऐसे लिख लो या पावर 1/n लिख लो, तो इसकी लिमिट भी L ही होती है। इसके बाद है सिजेरो थ्योरम। इफ लिमिट Sn की लिमिट L है, और दूसरी एक सीक्वेंस और भी है जिसकी लिमिट Tn की L डैश है, यानी कि दो सीक्वेंस हैं Sn और Tn, दोनों की लिमिट L और L डैश हैं, तो उनके प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग, बल्कि करस्पॉन्डिंग तो नहीं है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म रखिए, S1 Tn प्लस S2 Tn माइनस 1 प्लस S3 Tn माइनस 2, इस तरह से अगर इन्हें लेते हैं हम अप टू Sn और T1, इन इसकी लिमिट जो है वो L डैश होती है। वैसे तो इसके आधार पे इसने क्वेश्चन भी नहीं पूछ रखे, पर फिर भी कभी कभी रख ही दे ऑब्जेक्टिव में, तो ये हमें कि सिजेरो की थ्योरम क्या कहती है ये हमें याद रखना चाहिए, इसका स्टेटमेंट जरूर। ये सिजेरो की थ्योरम है। कोशी सीक्वेंस बहुत पूछी जाती है, कोशी सीक्वेंस। कोशी सीक्वेंस जो है क्या है, कोशी सीक्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A sequence Sn is said to be a Cauchy sequence if given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that Sn minus Sm, mod of Sn minus Sm
इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो Sn इज सेड टू बी ए कोसी सीक्वेंस। Sn जो है कोसी सीक्वेंस कहलाती है इफ Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन। ये ऐसे याद रखना है, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि कोसी सीक्वेंस क्या है। अगर डेफिनेशन पूछता है तो कोई इसे लिख दो कि तुम इफ Sn बी ए सीक्वेंस या Sn इज सेड टू बी ए कोसी सीक्वेंस टू बी ए कोसी सीक्वेंस if for epsilon greater than 0 Sn minus Sm is less than epsilon। और इसने इसको बदल बदल के भी लिखा है, तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेंगे कि Sn प्लस पी माइनस Sn इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना इसको। और Sm प्लस पी ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, दो तीन तरीके से इसने लिख के बता रखा है ये इज लेस देन एप्सिलॉन। या Sp माइनस Sq इज लेस देन एप्सिलॉन। दो तीन तरीकों से इसने लिख के बताया है, ये सारे तरीके हमें याद रहने चाहिए। और इसने कुछ फिर एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ये कोसी सीक्वेंस है, ये भी हमें समझना चाहिए। देखो जैसे ये है 1 1/2 1/3 अप टू 1/n कि ये एक कोसी सीक्वेंस है। तो कोसी सीक्वेंस है तो ठीक है, Sn लेंगे हम इसमें, nth टर्म इसकी 1/n है और Sn माइनस Sm निकालते हैं, मोड ऑफ Sn माइनस Sm। तो जब इसका मोड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, मोड ऑफ 1/n और माइनस 1/m। इसे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा मोड ऑफ m माइनस n अपॉन n m। और m माइनस n लिख लो, या इसे फिर चूंकि इसमें हमारा n माइनस m लिख लें, या इसे, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि हमें n m इक्वल टू n माइनस m, n बड़ा है ना m से, तो हम पॉजिटिव नंबर निकालते हैं हमेशा, मोड से बाहर जो है पॉजिटिव नंबर निकलेगा। तो n जब बड़ा है तो इसलिए n माइनस m लिख लिया, पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, ये शर्त है इसकी कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। चलो ये n माइनस एम अपॉन एन एम आ गया। इसको हम n माइनस m अलग अलग अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, n माइनस m अपॉन n इंटू 1/m। और ये जो टोटल वैल्यू है, देखो ये n में से कुछ ऊपर नंबर कम कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो ये जो नंबर है ये 1 से तो कम हो जाएगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो ये टोटल नंबर जो है विल बी लेस देन 1/m। ये वाला जो लेफ्ट वाला नंबर है ये 1/m से लेस होगा। आया समझ में कैसे होगा, बताने की जरूरत है, बताओ। देखो ये तो पता चल गया, ये तो 1 से कम है, या इसमें इसे भी बताऊं भाई। जैसे मान लिया हमने ले लिया नंबर, एक तो ले लिया 4 और ये ले लिया 3/4, तो 4 माइनस 3 तो 1 आ गया, तो 1/4 तो हो गया ये तो। और कोई भी अगर तुम नंबर लो 1 से कम, जैसे 0.5 ले लिया और उसकी किसी भी बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने 100 में कर दी, तो ये 50 नहीं आ गया ये। तो अगर ये 1 से कम है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे कम आ जाता है इस वाले नंबर से। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये 1 से कम है, तो ये कुछ भी नंबर है अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर इससे कम होगा इस वाले से, ठीक है ना, ये इसने बात बताई है। अच्छा, अब फिर वही बात है कि इसमें हम m एक सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, इफ़ यू टेक m बिलोंग्स टू n सच दैट m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अगर हम एक m ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं कि m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के हो, m एक ऐसा नंबर ले लें, एप्सिलॉन की वैल्यू से 0.2 ले लिया हमने, 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना आ गया 5,
है ना। तो हम m की वैल्यू 5 से बड़ी ले लें, 6, 7, 8, 9 कुछ इस तरह से ले लें, तो फिर क्या होगा, 1/m ग्रेटर देन एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन। इसको लिखो ऐसे, अब एप्सिलॉन यहाँ ले आओ और इसे यहाँ ले जाओ, तो क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/m। ऐसे तो लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन बड़ा हो गया ना 1/m से। और जब ये एप्सिलॉन बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि देखो ये 1/m है, ये क्या था, ये यहाँ से शुरू किया था हमने Sn माइनस Sm से, और ये चलते हुए हम यहाँ आए और ये लेस देन 1/m, और या इसे ही लिख लें ऐसे, देखो 1/m लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा चेंज हो गया ये, तो ये तो 1/m है, तो इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि मोड ऑफ Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n, ये शर्त है इसकी, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बस यही हमें दिखाना होता है सीक्वेंस में, लिमिट्स में इसमें। तो इसने दिखाया कि ये कोसी सीक्वेंस है, यानी कि ये वाली जो सीक्वेंस है ये हमारी कोसी सीक्वेंस है, ठीक है ना। ये कैसे दिखाते हैं मैंने बता दिया है। ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग इफ Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn प्लस 1 फॉर ऑल n, आई Sn इज लेस देन इक्वल टू Sm फॉर ऑल n लेस देन m। देखो ये क्या कहता है, अगर ये कोई इस तरह की सीक्वेंस लिखी, चलो सिंपल से ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 समझने के लिए है, तो ये इसकी जो टर्म है अगर हम कहें S3, ठीक है ना, ये S3 तो 6 है, S2 कितनी है, 4 है, तो S3 जो है S2 से बड़ी है। ये ऑल टर्म्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर, तो इसने यही लिखा है इसमें डेफिनेशन में कि इफ m इज ग्रेटर देन n, यदि m n से बड़ा है, या फिर ऐसे लिख लो कि Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn, यानी कि n प्लस 1th टर्म जो है वो Sn से बड़ी होगी, nth टर्म से बड़ी होगी। और इसे अगर ये सब बढ़ती जा रही हैं टर्म्स, तो इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ये है मोनोटोनिक का मतलब। अच्छा, डेफिनेशन 2 है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो एक तो ये था इसमें मोनोटोनिकली, इसमें है स्ट्रिक्टली, इसका मीनिंग क्या है बताओ। हाँ हाँ, कोई भी इसमें, पहले वाले में तो ये संभावना थी भी हमारी कि कोई दो टर्म इक्वल हो जाए, लेकिन इसमें संभावना खत्म है बिल्कुल, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सीक्वेंस। Sn देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, Sn इज लेस देन Sn प्लस 1। अच्छा, डेफिनेशन 3 में है, एक सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ Sn इज ग्रेटर देन Sn प्लस 1, ये डिक्रीजिंग है, यानी कि nth टर्म जो है वो n प्लस 1th टर्म से बड़ी है, यानी कि सीरीज ये घटती जा रही है। अगर हम इसमें लें तो इसे कैसे दिखाएंगे भाई, सीरीज जो है वो ऐसे होगी, मान लिया 90 है, फिर 89 है ना, फिर 87 है, कुछ भी सीरीज बनेगी, मतलब इस तरह से ही तो दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। तो इसकी अगर देखें कि 4th टर्म जो है वो 3rd टर्म से छोटी है ना, तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, फिर ये स्ट्रिक्टली है। 5th में ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक। अच्छा, अब इसमें केवल मोनोटोनिक है, केवल मोनोटोनिक इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अगर कोई सीरीज ऐसी है कि या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो उसे केवल मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर यानी कि उसमें कुछ ना कुछ या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। हुए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के, है ना, ये एग्जांपल पढ़ लेना। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस, यानी कि बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है अगर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, यानी कि मोनोटोनिकली या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। और ये है ना, कुछ सारे एग्जाम्पल भी हैं,
उनमें केवल इसी पॉइंट को लेकर हम उन्हें प्रूव करेंगे, केवल इसी पॉइंट को लेकर प्रूव करेंगे कि वो बाउंडेड दिखाएंगे उसे और मोनोटोनिक दिखाएंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और उसे हम ये फिर कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट होगी, केवल इसी बात से ही कह देंगे। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट होती है, और कोरिलेटेड 2 में है मोनोटोनिक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो ये तो दोनों सब वही बात बता रखी है इसने। थ्योरम 2 है नॉन डिक्रीजिंग है अगर सीरीज कोई सीक्वेंस कोई विच इज नॉट बाउंडेड अबाउ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, अगर कोई बाउंडेड अबाउ नहीं है तो वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना, वो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होती है। ये थ्योरम 2 का स्टेटमेंट है। थ्योरम 3 में क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है विच इज नॉट बाउंडेड बिलो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वो माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होती है। अगर डिक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर, और बताता है कि एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस की एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जरूर होगी। तो लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सीक्वेंस, ए रियल नंबर p is said to be a limit point or a cluster point of a sequence Sn if every neighborhood of p contains infinite number of terms of the sequence। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसके होते, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है, रिमार्क 1 है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट से अलग है लिमिट पॉइंट, बता सकते हो कैसे? The limit of a sequence is a limit point of the sequence, while a limit point of a sequence need not be the limit of the sequence। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस के अंदर हो, जबकि जब लिमिट जो है इज ए लिमिट पॉइंट। देखो ये बात तो बहुत नोट करने की है। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट होता है, while a limit point of a sequence need not be the limit of the sequence। वो जरूरी नहीं है कि उसका वो लिमिट हो, वो उसकी लिमिट हो। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि लिमिट हो, लिमिट पॉइंट जो है वो द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ए लिमिट पॉइंट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, और ये जरूर इस पर सवाल 2 में क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस नीड नॉट बी ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो उसकी एक टर्म हो। रिमार्क 3 में है इफ एस एन इक्वल टू एल फॉर इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन देन एल इज ए लिमिट पॉइंट, तो एल उसका लिमिट पॉइंट होता है। और रिमार्क 4 में है ए रियल नंबर पी इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस एन इफ देयर एग्जिस्ट इवन वन नेबरहुड ऑफ पी कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। A real number p is not a limit point of Sn। एक नंबर p जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता है if there exists even one neighborhood of p containing finite number of terms of the sequence। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो नेबरहुड में तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की बात है लिमिट पॉइंट के लिए। अब इसने कुछ देखो ये एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि जैसे हमने ले लिया -1 टू द पावर n है, इसके 1 और -1 लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एस एन इक्वल टू -1 इफ एनी, अच्छा ये तो इसने बताया है, एनी नेबरहुड ऑफ -1 विल कंटेन ऑल द ऑड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हेंस -1 इज ए लिमिट पॉइंट। सिमिलरली एनी नेबरहुड ऑफ 1 विल कंटेन ऑल द इवन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो इसकी ये भी लिमिट पॉइंट है। तो -1 और 1 लिमिट पॉइंट है, लेकिन लिमिट नहीं है इसकी एग्जिस्ट करती, है ना। ऐसी से दूसरे में दिया है 1/n, इसका एक लिमिट पॉइंट होता है, हमने पीछे निकाले थे एग्जाम्पल्स में, और वो 0 है। लेकिन अगर इसकी जो है हम इसका नेबरहुड बनाया -ε + ε, thus every epsilon neighborhood of 0 contains infinitely many points of the sequence, hence 0 is a limit point। the sequence 1 2 3 n, अरे थर्ड पॉइंट आ गया ना, तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों वही हैं, 0 ही है। थर्ड में बताया इसने कि सीक्वेंस 1 2 3 अप टू n हैज़ नो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है।
क्योंकि ये नेबरहुड बनाया, इसमें वो नहीं होता है। थ्योरम 1, if L is a limit point of the range of the sequence Sn, then n is a limit point of the sequence। अगर L कोई लिमिट पॉइंट है ऑफ द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज का, अगर रेंज का लिमिट पॉइंट है देन L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो L उसका लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का। थ्योरम 2 में बोलता है इफ Sn टेंड्स टू L, यानी कि Sn की लिमिट अगर L है तो ये ऐसे भी लिख देगा, ऐसे शॉर्ट में Sn टेंड्स टू L, इसका मतलब Sn की लिमिट है लिखी हुई L, देन L इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ Sn। तो इसका मतलब है कि Sn की का केवल एक ही लिमिट पॉइंट है और वो है L। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। आइए सीक्वेंस हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट may not converge। A sequence having only one limit point, अगर किसी सीक्वेंस का एक ही लिमिट पॉइंट हो तो may not converge, ऐसा हो सकता है कि वो कन्वर्ज ना हो, केवल एक ही लिमिट पॉइंट है। इसने एग्जांपल लिया है, कंसीडर द सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज गिवन Sn इक्वल टू 1/n if n is even or n if n is odd। So there is only one limit point of Sn, namely 0। इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 0 एंड yet the sequence does not converge। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज नहीं होती है, क्योंकि सीक्वेंस इसने इस तरह से डिफाइन कर रखी है, कन्वर्जेंट हो ही ना पाने की है, क्योंकि n भी है ना इसमें साथ में है। जो n है, n की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी, ये n की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम भी है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ये बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम के नाम से ही याद रखना है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस हो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होता है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो। 2 में क्या कहता है, इफ I इज ए क्लोज इंटरवल, अगर I कोई क्लोज इंटरवल है देन एवरी सीक्वेंस इन I हैज ए लिमिट पॉइंट इन I। तो उस क्लोज इंटरवल में कोई भी सीक्वेंस अगर हम बनाएंगे तो उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। तो ये बोल जानो वेस्ट्रास थ्योरम की कोलरी है ये, क्योंकि उसने बताया था कि एवरी सीक्वेंस हैज ए लिमिट एंड हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, देन Sn टेंड्स टू L, तो उसकी लिमिट L होती है। अगर बाउंडेड है और एक लिमिट पॉइंट है तो उसकी लिमिट L होती है। ए रियल नंबर P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। एक जो रियल नंबर P है इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस Sn इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स ए सब सीक्वेंस ऑफ Sn कन्वर्जिंग टू P। ए रियल नंबर P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, एक लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस Sn का P। तो लिमिट पॉइंट तो इसका मतलब P का ऊपर नेबरहुड बनाया और उसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे इसके। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस ऑफ Sn कन्वर्जिंग टू P, अगर कोई ऐसी सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जो P पर कन्वर्जेंट हो। और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, देखो सबसीक्वेंस का मतलब उसी की कुछ टर्म्स को लेके तो बनता है और ओपन नेबरहुड भी ऐसे ही बनता है, तो ये सेम ही बात है कह रहा है। वैसे इसमें कहता है द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, एक बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का सेट बाउंडेड होता है। बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का सेट बाउंडेड। थ्योरम 7 है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट लिमिट पॉइंट्स। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट लिमिट पॉइंट्स होंगे।